आइए सुनते हैं ममता कालिया जी की कहानी सीट नंबर 6। भगवती ने कहा, मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था, लाइन में सबसे पहले। आपके लिए छाट कर लेडीज़ में लोअर बर्थ रिजर्व कराई है। मुझे खास खुशी नहीं हुई। लोअर बर्थ का मतलब होता है रात भर अपने पर्स की चिंता में एक करवट सो और हर आने जाने वाले की आहट सुनो। ऊपर से लगातार साड़ी के पल्ले का ध्यान रखो और कंबल ज़मीन तक न लटक जाए, इसके लिए बार बार चौंको। मैं इस रूट पर इतनी बार सफ़र कर चुकी हूँ कि लेडीज़ और जेंट्स वाली बात सुविधा असुविधा बनती ही नहीं। छुट्टियों में जब घर जाती हूँ तो करीब करीब सारा समय कॉपियाँ जांचने में जाता है और जब घर से आती हूँ तो पढ़ने में। फिर भी मैंने कहा, चलो ठीक है। अकेले रहते रहते मैं तो ये भी भूल चली थी कि मैं लड़की हूँ या लड़का। वैसे सच कहूँ तो उम्र के लिहाज से अब मुझे अपने आप को लड़की कहना बंद कर देना चाहिए, पर शादी ना होने का यही तो एक फ़ायदा है। औरत लड़की ही बनी रहती है, बशर्ते वो हर इतवार को अपने पकते बालों के प्रति सावधानी बरते। गला चलाते, डिक्शनरी देखते, कॉपियाँ जांचते मुझे एलर्जी, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, मायोपिया, अपेंडिसाइटिस वगैरह वगैरह न जाने क्या क्या हो चुका था। सिर में खुश्की भी बहुत रहती, पर सब चलता है। कॉलेज में 1100 लड़कियाँ मिस करती हैं, बहुत है। जब मैं गाड़ी में पहुंची, लेडीज़ केबिन में पहले से ही 2 सवारियां थीं। मैं चेहरे पर परहेज दिखाती अपनी सीट पर बैठ गई। अनुभव से मैंने पाया था कि महिलाओं के साथ यात्रा जंजाल होती है, जिसके अंतर्गत वो आपसे साबुन, आईना, कंघा मांगने के अलावा सीट भी रद्दोबदल करना चाहती हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले डब्बे के कंडक्टर से दोस्ती कर लेती हूँ। हर स्टेशन पर उतरने से पहले वो बताता चलता है कि गाड़ी यहाँ कितनी देर ठहरेगी। उन दोनों में से एक औरत थर्मस से गर्म पानी निकालकर बच्चे के लिए दूध बना रही थी और दूसरी औरत आदर्श सहयात्री की तरह उस बीच उसका बच्चा संभाल रही थी। उन लोगों ने मुझसे पूछा, कोथाए जाबे? मुझे तसल्ली हुई। अब मैं आराम से कह सकती थी कि मुझे बंगाली नहीं आती, जबकि छोटे मोटे वाक्य मैं आसानी से समझ लेती थी। मैंने ऐसा ही कहा, पर उन्होंने टूटी सी हिंदी बोलनी शुरू कर दी। बच्चे वाली महिला बच्चे को एक चम्मच दूध पिलाती, फिर अपनी छाती उसके मुंह में दे देती। मुझे दूध पिलाने का ये तरीका काफ़ी मौलिक और उलझन वाला लगा। वो लोग वही कुछ पूछना चाहती थीं जो हर यात्रा में डिब्बे में घुसते ही हर यात्री दूसरे यात्री के बारे में जानना चाहता है। मैंने अखबार खोल लिया और उनके सवाल नज़रअंदाज कर गई। वो शायद समझ गई थीं, इसलिए आपस में मशगूल हो गईं। बच्चों को लेकर औरतें किस कदर तुनकू होती हैं, ये मैं अपनी बहन में देख चुकी थी। उसका बच्चा अगर रात 10 बजे डबल संडे की फरमाइश करता तो वो तभी क्वालिटी को फ़ोन मिलाने लगती, बगैर ये शऊर किए कि बच्चे के गले और छाती का क्या होगा। मेरे मना करने पर वो मुझे ऐसे घूरती कि मुझे अपना अविवाहितपन देर तक खोजता रहता। अपनी बहन की सभी स्मृतियाँ मेरे पास ऐसे ही झुरझुराहट ला देने वाली हैं। एक बार जब मैंने अपनी साड़ियों की शान मारी थी तो उसने कहा था, नौकरी करते करते साड़ियाँ भी नहीं हुई तो इस उम्र में क्या खाक हुआ। इसलिए इससे पहले कि डब्बे की ये औरतें मुझे देखकर मुंह बिचकाएं, मैंने उनकी उपेक्षा कर दी। मैंने कंबल सीट पर बिछा दिया और पाँव फैलाकर बैठ गई। मैं इस कोशिश में थी कि डाइनिंग कार वाला वेटर दिख जाए तो उससे नाश्ता और गर्म चाय मंगवाऊं, तभी एक बार का मज़ा आएगा। पर जल्द ही मैं ऊब गई और मैंने खिड़की की ओर मुंह कर लिया। मम्मी पापा को मैंने जानबूझकर स्टेशन नहीं आने दिया था। मम्मी ज़रूर रोती और मुझे सार्वजनिक जगहों पर अपना भावुक होना पसंद नहीं। फिर मुझे गुस्सा आने लगता है और मैं हर एक को क्लास समझकर डांट देती हूँ। मम्मी अच्छी हैं, बहुत अच्छी, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही हैं, मुझे लगता है वो बच्ची होती जा रही हैं। उनके प्रति मैं बड़ी जिम्मेदारी महसूस करती हूँ और कभी कभी आधी रात हॉस्टल में चौंक कर जाग जाती हूँ कि वो कहीं इस हफ्ते इर्गापायरिन इंजेक्शन लेना तो नहीं भूल गई, या कहीं सुबह उठकर स्वेटर पहनना तो नहीं भूल गई। तब तो तार आने ही वाला होगा। मेरी मूर्ख प्यारी मम्मी, जिनकी चिट्ठियों में स्पेलिंग की बेशुमार गलतियाँ होती हैं और जिनको पढ़ते समय मैं बड़ी मुश्किल से अपने को लाल पेंसिल लेने से रोकती हूँ, उन्हें मेरे बचपन के किस्से सुनाने का बड़ा चाव है कि मैं अमरूद को अरमूद कहती थी और सांप का तमाशा देखकर रो पड़ी थी, कि मैं 3 साल तक तेज़ नहीं चल पाती थी, इसलिए लोग मुझे मालगाड़ी कहते थे। ये किस्से मुझे ऐसे कंठस्थ हो चले हैं जैसे किसी और के हों। मुझे इनमें से एक की भी स्मृति नहीं है। तभी मेरे पैरों पर लद्द से एक गुलगुला बोझा गिर पड़ा। मैंने चौंक कर अंदर देखा। एक बेहद मोटी औरत आकर सीट पर फैल गई थी, बिना मुझे आगाह किए। मुझे ज़ोर की चिढ़ हुई। उसके वो थुल-थुल लौंदे जैसे कूल्हे, जिनका काला काला गुलगुलापन मेरे पैरों को उसकी साड़ी से भी छू गया था,
मैं अरुचि से सिहर गई। मन हुआ कि पैरों से ढकेल दूं, पर मन ही मन भगवती को गाली देकर अपने पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। उसने पूछा, कुथाए जाबे? मैंने उसे घूरा। ये सीट मेरी है। बच्चे वाली औरत बीच में बोली, दिनेर बेलाए एखने 3 जन बोझ पे। मैंने उसकी ओर जलती आंखों से देखा। ऐसे जब मैं छात्राओं को देखती हूँ तो वो पूरे पीरियड आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाती, पर यह औरत बच्चे को हंसाने के लिए उसे उछालने लगी। गाड़ी चल पड़ी थी। मेरा मन अरुचि से भर गया। एक बार मन हुआ डिब्बा ही बदल लूं, पर यह भीड़ के दिन थे। स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे। तभी एक आदमी लेडीज कैबिन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने मोटी औरत से कुछ कहा, जिसमें से केवल मैं एक शब्द ट्रंक समझी। मोटी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस त्योरियां चढ़ा ली। आदमी ने कुछ देर सोचकर निर्णय ले लिया। वो चला गया और जल्दी एक बड़ा सा रंग उड़ा ट्रंक घसीट कर ले आया। उसने उसे कैबिन के दरवाजे में घुसाने की कोशिश की। मैंने तीखी आवाज़ में कहा, इसे अंदर मत लाइए, पैर रखने में तकलीफ होगी। वो रुक गया। उसने मेरी ओर अनुनय से देखा, फिर अंग्रेज़ी में कहा कि ये मेरी खास मेहरबानी होगी। मैं पता नहीं कैसे नरम पड़ गई। मुझे लगा ये ज़रूर एक सभ्य आदमी होगा। बेचारा, मैंने सोचा और ट्रंक के अंदर आने पर पैर ऊपर कर लिए। औरत ने मदद की कोई कोशिश नहीं की। शायद उसे अपने संतुलन पर शक था। उसके चेहरे से लग रहा था कि जैसे केबिन में उसका पति नहीं, कुली काम कर रहा है। हालांकि उसने कम से कम 50 ग्राम सिंदूर मांग में भर रखा था। ये औरतें, मैंने अरुचि से सोचा, सिर्फ 2 वक्त की रोटियां और बीच की जगह के एवज में पति को नौकर बना लेती हैं। उसके पति की शेव में कुछ सफ़ेद खूंटियां नजर आ रही थीं। ये उसके काले रंग से साफ पता चल रहा था, पर उसका व्यक्तित्व पुख्ता होने का विश्वास दिलाता था। उसने पत्नी से पूछा, चा खाबे? मोटी औरत ने साड़ी के पल्ले से नाक पोंछी और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इतनी जल्द और अचानक उसने कैसे ये इंतज़ाम कर लिया, मेरी समझ में नहीं आया। समझ में शायद पति के भी नहीं आया, पर वो दोनों औरतें जो सामने बैठी थीं फौरन चौकन्नी हो गईं। उनके मुंह अफसोस में की आवाज़ निकालने को तैयार हो गए। पति ने स्थिति देखकर गुनाहगार की तरह सर झुका लिया और चला गया। उसके जाते ही उन औरतों ने इस औरत से पूछा, की होलो? पर उसने जवाब नहीं दिया। वो और भी सविस्तार रोने लगी। बंगाली के संक्षिप्त ज्ञान के बावजूद मैं समझ नहीं पाई कि वो दोनों औरतें भारी और धीमी आवाज़ में आपस में क्या कह रही थीं, पर अनुमान मैंने यही लगाया कि वो किसी के मरने में जा रहे हैं। बहुत संभव मोटी औरत की माँ के। सास के मरने पर मैंने औरतों को इतने खुले दिल से रोते नहीं देखा। मेरी मौसी की सास जब मरी तो उसे इस बात की दिली खुशी हुई कि अब उसके हिस्से 55 तोला सोना तो ज़रूर ही आएगा। इस पर औरत का पति उसकी ओर बार बार मुंह लटकाकर ऐसे देखता जाता था जैसे उसकी माँ की मौत का वही जिम्मेदार है। थोड़ी देर में वो कंडक्टर को अपने साथ ले आया। इसके बाद ज़्यादा आत्मविश्वास से पत्नी ने कहा, भालो करे बोश। कंडक्टर मेरी ओर मुस्कुराया, आराम से है? मैं मुस्कुरा दी। हालांकि मैं कहना चाहती थी कि मांस से लदी इस रोनी भेड़ को कहीं और बैठा दो, पर मैं अप्रिय नहीं होना चाहती थी। मैं पुरुषों से शायद ही कभी अप्रिय हो पाई थी। फिर उस मोटी औरत के पति ने कंडक्टर से कहा, जल्दी में आ गया, नहीं तो हम बिना रिजर्वेशन नहीं चलता। मेहरबानी से फैमिली के लिए जगह दे दो, हम तो किधर भी बैठ जाएगा। कंडक्टर बोला, बैठने को मांगेगा तो जगह नहीं मिलेगा, सोने को मांगता है तो मिलेगा। ये 3 टायर कोच है। आदमी ने फिर दोहराया, फैमिली के लिए ज़रूर दे दो कंडक्टर साहब। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकने पर मैं नीचे उतरी। मैं पानी पीना चाहती थी, पर दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आ रहा था, ना ही स्टेशन का नाम। एक चाय वाला ज़रूर बाल्टी में चाय के प्याले डुबोए और केतली पकड़े वहाँ से गुजरा। मैंने पानी का इरादा छोड़ चाय ले ली और पत्रिकाएं देखने लगी। तभी कंडक्टर ने पास आकर कहा, सिग्नल हो गया है। मैं चौंक कर डिब्बे में चढ़ गई और दरवाजे से झुककर सिग्नल पहचानने की कोशिश करने लगी। वेटर शाम का खाना बहुत जल्द ले आया। जब मैं खा रही थी, उन दोनों औरतों ने भी अपने पराठे निकाल लिए। बच्चे वाली औरत ने बच्चे के मुंह में अपनी छाती दे दी और खाना खाने लगी। मुझे उस तरफ देखकर अचानक एक सवाल याद आ गया जो हम स्कूल में किया करते थे। अगर एक हौज के 2 नल भरें और एक नल खाली करें तो वो कितनी देर में वगैरह वगैरह हो जाएगा। मोटी औरत ने इस बीच कुछ नहीं खाया था। एक स्टेशन पर उसके पति ने चाय लाकर दी, जिसे उसने आमी खाबो ना कहकर वापस कर दी थी। लिहाजा पति को शायद 2 प्याले एक साथ पीने पड़ गए थे। मुझे गुस्सा आया, अपने साथ पति को भी भूखा मार रही है, और ये बुद्धू पति इतना क्यों बर्दाश्त कर रहा है।
एक डांट में सीधा कर दे। खाना खत्म करते ही वो दोनों औरतें सोने की तैयारी करने लगी। उन्होंने बीच की बर्थ उठाकर आंकड़े फंसाने की कोशिश की, पर वो बेवकूफ़ की तरह गलत जगह आंकड़े फंसाती रहीं। जब उनसे किसी भी तरह नहीं हो पाया तो उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, कंडक्टर को बोलो। उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो फिर जुट गई। इस बार उनकी सूझबूझ से नहीं बल्कि तुक्के से आंकड़ा सही जगह फंस गया। उनके बिस्तर लगाते ही मोटी औरत भी विचलित होने लगी। उसने बार बार मेरी तरफ देखा और फिर धीमे से पूछा, तुम्हार सीट कौन टे? नीचे की, मैंने कहा। वो परेशान हो गई। उसने ऊपर की बर्थ को सर उठाकर ऐसे देखा जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी देख रही हो। फिर वो केबिन के दरवाजे की ओर बेसब्री और खींच से देखने लगी। मैं सोना नहीं चाहती थी, पर मेरा मन था कि ये औरत उठ जाए तो पैर फैलाकर आराम से पढूं। तभी उसका पति फिर दिखाई पड़ गया। पत्नी ने उससे गुर्राते हुए कुछ कहा। पति ने कहा, भय करो ना, स्वभय तो ऊपरे घुमोए। औरत ने आखिरी फैसले की तरह कह दिया, अमी ऊपरे शोभो ना, और मुंह पलटकर बैठ गई। शायद बैठे बैठे उसके कूल्हे दुख चुके थे। वो हर बार हरकत करते ही आ ऊ कर रही थी। आदमी धीरे धीरे डब्बे के अंदर आकर खड़ा हो गया। उसने अंग्रेजी में मुझसे कहा, आप कहाँ तक जा रही हैं? बम्बई। वो फिर चुप होकर इधर उधर की बर्थ देखने लगा। थोड़ी देर में उसने और भी धीमे से पूछा, आपकी लोअर सीट है? हाँ। आपको तकलीफ होगी, पर अगर एतराज़ ना करें तो मिडिल बर्थ पर जा सकेंगी या ऊपरी पर? उसने बताया उसकी पत्नी को डर है कि वो रात में गिर पड़ेगी। मैं डर गई। कहीं ये मोटी औरत ऊपर से लद से गिर गई तो इससे तो कुछ नहीं होगा, मेरा मलीदा बन जाएगा। मैं परेशान हो गई। औरत है या बोरा? मेरा मुंह बन गया। आदमी ने पहचान लिया। बोला, मुझे अफसोस है, मैं आपको तंग कर रहा हूँ। मैंने एहसान जताते हुए कहा, मैं मिडिल बर्थ पर चली जाती हूँ, पर आपको अपनी पत्नी को यात्रा के कायदे सिखाने चाहिए। वो आदमी ऐसे खुश और हल्का हो गया जैसे उसे अभी अभी बाथरूम में से किसी का पर्स मिल गया हो। उसने मुस्कुराते हुए बीवी को खुशखबरी सुनाई। बीवी ने प्रतिक्रिया में जोर से जमाई ली। आदमी ने मुझसे कहा, आप चिंता न करें, मैं आपका बिस्तर लगा दूंगा। मैं ट्रंक पर बैठ गई। मोटी औरत कैबिन का दरवाज़ा पकड़े खड़ी रही जैसे हफ्तों की बीमार हो। बेवकूफ़ औरत, मैंने मन में कहा। इस तरह कितने दिन ये पति को बांध कर रख सकती है? दफ्तर में नई टाइपिस्ट आते ही ये बिगड़ जाएगा। आदमी ने बड़ी जल्दी दोनों बिस्तर लगा दिए। पत्रिकाएं उठाकर रखते समय वो टाइम उलट पलट रहा था। मैंने कहा, तुम पढ़ सकते हो? वो खुश हो गया। मुझे उससे गहरी हमदर्दी हुई। बेचारा अब कहीं हंसा है, घर पर तो इसे हंसे हफ्तों हो जाते होंगे। मैंने उसकी बीवी की ओर देखने की कोशिश की, पर वो लेट चुकी थी और उसने आंखों को बाह से ढक लिया। उसके पति ने उसके सर के नीचे से दो में से एक तकिया निकालना चाहा। वो गुर्राई, अम्मा के टू टोई चाई। वो सहम गया। उसने मेरी तरफ देखा और पाया कि वो अजीब स्थिति में है। उसने कहा, यह आज दुखी है इसलिए ऐसे कर रही है। हम लोग घर गए थे काली पूजा में। मेरी माँ ने हमारा बेटा अपने पास रख लिया। उधर वो एकदम अकेली है। पहले हमारे पास रहती थी, पर इन दोनों की एकदम नहीं बनती। उधर पास में स्कूल भी है। हमने सोचा 1-2 साल माँ रख ले तो क्या, पर ये तब से रोती ही रहती है। उधर रहने भी नहीं दिया, लड़कर आ गई। मोटी औरत नीचे से गुर्राई, तुम ही ये खाने जाओ, अम्मी घूमबो, यानी कि तुम अभी जाओ, मैं सोऊंगी। पति फौरन चला गया। मुझे औरत पर काफ़ी गुस्सा आया। इतनी बेवकूफ़ वजह पर ये तब से आंसू टपका रही है, और इधर मैं सोच रही थी कि इसकी माँ मर गई होगी। टू हेल, कहकर मैंने अपना ध्यान वीकली में लगाया। उसमें चुंबन पर एक सचित्र लेख था। मेरी दिलचस्पी बदलते देर नहीं लगी। मैंने सोचा हॉस्टल जाकर ज़रूर अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। हम सब एक दूसरे के साथ हर बात बांट लेते थे। ऐसे ही एक बार एक किताब दिख गई थी, मे बी बोरो योर हस्बैंड। हमने फ़ौरन चंदा करके ख़रीद ली थी। हमने कुछ विवाहित सहेलियों को किताब दिखाई, पर उन्होंने ज़ोर से कह दिया, नो। शादी के बाद औरतों की सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो जाता है? अपने पोंगे से पोंगे पॉट बेलीड पति को वो ऐसे संभाल कर रखती हैं जैसे वो लॉटरी का लकी नंबर हो। उन्हें शायद पता नहीं कि हमारा स्तर उनसे ऊंचा है, इसीलिए तो हमने अभी तक किसी रामलाल से शादी नहीं की। बेप्सी कहती है, भाई हमें एक ही बार तो शादी करनी है, अच्छी तरह से ठोक बुझा कर करेंगे। फिर हम मुहावरे पर हंस पड़ते हैं। पिछले साल तक मैं कहती थी, हम तो डॉक्टरेट और डॉक्टर दोनों विदेश से लाएंगे, पर जब से एक दिन मिसेस सावंत ने कह दिया, जिसे हिंदुस्तान के 55 करोड़ में कुल जमा एक आदमी नहीं मिल रहा, उसे विदेश में क्या आशाएं दिखती हैं, मैंने ये कहना छोड़ दिया है।
मैं मिसेस सावंत से कह सकती थी कि अगर हिंदुस्तान में शादी का मतलब है उसके जैसा ढीलू राम पति और हमटी डमटी बच्चे, तो तब तो मैं ऐसे ही भली। पर वो मुझसे सीनियर थी और सीनियर्स को बदतमीज़ होने का हक होता है। सुबह उठकर दांत साफ करने से लेकर कपड़े बदलने और बाल कंघी करने में मैंने काफ़ी समय लगा दिया। तैयार होकर सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। फिर अब तो 10 बजते बजते तक तैयार हो जाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि उसके बगैर मनहूसियत छा जाती है। बाथरूम से आते समय उत्सुकता हुई कि आगे जाकर देखूं डिब्बे में कौन कौन है, पर ऐसा करना अजीब लगा। मेरे कैबिन में सभी औरतें वैसी की वैसी ही बैठी हुई थीं। हूश बनी, कुचली साड़ियाँ, आंखों में कीचड़ और चेहरे पर चिकनाहट लिए। मैंने जल्दी जल्दी मम्मी को खत घसीट डाला कि मैं सकुशल पहुंच गई हूँ और पर्स में रख लिया। बोरी बंदर से बाहर निकलते ही पोस्ट कर दूंगी, मैंने सोचा। फिर मैं अदीप का लेख पढ़ने लगी। इस समय गाड़ी खूबसूरत रास्ते से गुजर रही थी। ये मुझे अंदाज से मालूम था, पर मैंने खिड़की के बाहर नहीं देखा। मैं समय को महंगी चीज़ समझती थी। अखबार में कांग्रेस की उठापटक के कई दिलचस्प किस्से थे जिन्हें पढ़कर मन करता कि जोर से चिल्लाएं, बका पिंजरा। वो बिल्कुल झांसी की रानी की तरह लड़ रही थी। उसके होने से आजकल राजनीति में नौटंकी का मज़ा आ रहा था। पहले पन्ने पर उसकी फ़ोटो थी जिसे देखकर हर बार की तरह महसूस हुआ कि 10 साल बाद सायरा बानो भी ऐसी ही लगा करेगी। स्टेशन पर स्टेशन गुजर रहे थे, पर बम्बई मेल ठहर नहीं रही थी। आखिर पता नहीं किस स्टेशन पर गाड़ी ठहरी कि उसके फ़ौरन बाद लोगों ने सामान समेटना और औरतों ने बच्चों के मुंह गीले तौलिए से रगड़ने शुरू कर दिए। शायद लोग बैठे बैठे उकता चुके थे, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ताकत लगाकर बिस्तर बांध रहे थे। मैंने कंडक्टर से पूछा तो उसने बताया, अगला स्टॉपेज कल्याण है। मैंने अनजाने में नाक सिकोड़ी। मेरे दिमाग में कल्याण का मतलब था सिंधी कॉलोनी, और सिंधी कॉलोनी का मतलब फूले बदन, नायलॉन साड़ियाँ, स्मगलर्स, करख्त आवाज़ें और झगड़ा। मेरे अंदर जातिगत बहुत से पूर्वाग्रह हैं जो मेरे साथ साथ बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके कि हर सिनेमा शो के बाद मैं अनगिनत बार राष्ट्रगान सुन चुकी हूँ। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में से किसी भी जाति को मैं अपने योग्य नहीं मांगती। मन ही मन मुझे उत्तर प्रदेशीय होने पर बड़ा अभिमान है। मेरा एक पत्र मित्र मुझे वाणिक पुत्री संबोधित करता था, तब ज़रूर कुछ संकोच होता था। इधर मुझे अपनी जाति से भी कुछ नाराज़ी हो चली है। वो लोग भी शक्ल और रंग पर बहुत ध्यान देते हैं। जहाँ मम्मी पापा रहते हैं वहाँ एक एक कर गली के सारे गुप्ताओं की शादी हो गई और मैं बम्बई वाली ही बनी रह गई। जब कल्याण भी गुजर गया तो मोटी औरत का पति कैबिन में आया। औरत ने उसके हाथ में अपना छोटा सा प्लास्टिक के मोतियों से बना पर्स पकड़ा दिया और फिर बाथरूम चली गई। सामने बैठी दोनों औरतें भी सक्रिय हो चली थीं। उन्होंने फूहड़पन से अपना सामान बिस्तर में ठूस लिया। मोटी औरत वापस आकर बिगड़ी, एखानो बिछाना बांधो नहीं कहनो, दादर तो एखाने ऐसे जाबे। आदमी ने पर्स से पकड़ा दिया और जुट गया। उसने बड़े हिसाब से चीज़ें तह कर बिस्तर में डाली। उसकी बीवी इस बीच उन दोनों औरतों के पास बैठकर बालों के पिन से दांत कुरेदने लगी। आदमी ने बिस्तर बांधकर एक ही झटके में ऊपर वाली बर्थ पर रख दिया। मोटी औरत उत्तेजित हो गई। अरे कोरछुकी, बिछाना ओखने रोहे जावे। उसने कहा कि वो याद से उतार लेगा। मोटी औरत खड़ी हो गई। ना, बिछाना नामिए रखो। आदमी ने हार कर बिस्तर नीचे रख दिया। फिर वो मुझसे बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे खास जल्दी नहीं थी और बिस्तर के नाम पर मैं सिर्फ कंबल लेकर चली थी। मैंने कहा, नहीं धन्यवाद। आदमी बिस्तर के पास ही सिकुड़कर बैठ गया और जेब से पैसे निकालकर गिरने लगा। मैंने सोचा मैं हैंडबैग उतार कर एक बार फिर मुंह धो लूँ और अखबार वगैरह उसमें रख दूँ। इस इरादे से मैं एक पाँव सीट पर और एक उस मोटे ट्रंक पर रखकर खड़ी हो गई। सुबह जल्दी में मैंने बैग बंद नहीं किया था और उसमें रखे लिफाफे से संतरे लुढ़क कर इधर उधर हो गए थे। मैं उन्हें उठाने के लिए कुछ उचकी कि पाँव फिसल गया। मैं बुरी तरह गिर ही पड़ी होती अगर उस आदमी ने फुर्ती से मुझे संभाल ना लिया होता। फिर भी बैग के बक्कल से कलाई पर कई खरोंचें आ गईं। मैं उसे शुक्रिया कहने ही वाली थी कि मोटी औरत ने उसे डांटा। पोशा गुलेरे गैलो, देखते पाछी की। जल्दी में कुछ रेजगारी नीचे गिर पड़ी थी। उसने अपराधी की तरह रेजगारी उठा ली। फिर भी वो औरत देर तक सीट के नीचे झांकती रही। मैंने रुमाल कलाई पर दाबते हुए कहा, ज़्यादा नहीं लगी, ठीक हो जाएगा। पैसे संभालने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। वो चौंका, अरे खून निकल रहा है। वो आदमी जल्दी से बाहर जाकर अपना रुमाल भिगो लाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कलाई पर रुमाल दबाने लगा। इस बीच कंडक्टर भी आ गया। पता लगने पर वो और यात्रियों से पूछने गया कि क्या किसी के पास डिटॉल या स्पिरिट है।
कुछ देर में वो निराश लौट आया। उस आदमी ने मेरा हाथ कलाई से थाम लिया और बोला, आपको और ज़्यादा लग सकती थी। मैं चकित हो रही थी। इतना पुख्ता आदमी इतनी नरमी से हाथ पकड़ सकता है, मैंने नहीं सोचा था। मैं अचानक कैबिन में मौजूद सभी के प्रति सधेय और नर्म हो गई। मैंने उस मोटी औरत की तरफ देखकर कहा, मैं आपकी आभारी हूँ। इनकी वजह से आज मैं बड़ी दुर्घटना से बच गई। औरत शायद मेरी बात नहीं समझी। उसने दूसरी औरतों की तरफ मतलब भरी आंखों से देखा और वो सब चुप हो गई। पर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तो ये थी ममता कालिया जी की कहानी, सीट नंबर 6। सुनने के लिए धन्यवाद।